नमस्कार दोस्तों। अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर उनको जवाब देंगे। अब कांग्रेस 365 दिन 24 घंटे एक्टिव रहेगी। अब बीजेडी, टीडीपी, जेडीयू इन सब का क्या होगा यह भी सोचना होगा। क्या ये भी बसपा बन जाएंगे? और क्या आने वाले दिनों में तमाम दलों को तोड़ने की फिर से तैयारी नरेंद्र मोदी ने की है? क्या राजनीतिक साजिश हो रही है? और क्या दीदी मालकिन बन गई थी इसलिए हाथ में? जी हां, आज यही सवाल। अयोध्या के लोग कहते हैं कि राम के भगवान मोदी बन गए थे, वो राम को उंगली पकड़ के ला रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि राम को उंगली पकड़ के लाने की छूट तो किसी को नहीं दी जा सकती। राम हमारे राम। तो अयोध्या के लोग अपने राम को लेकर के साफ साफ कह रहे हैं। दूसरी तरफ अमेठी के लोग कह रहे हैं कि जब स्मृति ईरानी आई थी तो आने के बाद में यहां दीदी बन गई और दीदी बन के ऐसे दिखाने लगे कि हां हमें तो सबसे ज्यादा केयर है तुम्हारी। लेकिन जैसे ही 2019 का चुनाव जीती वैसे ही वो दीदी से मलकिन बन गए और मलकिन बन के वो काम करने लगी। वो अपने आप को अमेठी का मालिक मानने लगी और यह हो गया कि अमेठी के लोग उनके नौकर हैं, उनके हिसाब से चलेंगे, उन्हें बताएंगे। उन्हें यह नहीं पता कि अमेठी ने तमाम प्रधानमंत्री दिए, तमाम प्रधानमंत्री वहां आते रहे और उन्होंने भी यह नहीं दिखाया। बड़े बड़े ताकतवर प्रधानमंत्री आए, ऐसा प्रधानमंत्री आया अमेठी ने दिया कि जितना मैंडेट आज तक कोई नहीं पाया। 425 सीटों वाला प्रधानमंत्री था। आज की तरह वाला 1/3 वाला नहीं, 425। सोचिए आप, उसके बाद आप उसके मालिक बने तो स्वाभाविक सी बात है वहां की जनता जवाब देगी। यही वजह थी कि स्मृति ईरानी को साफ कर दिया। कमोबेश इसी तरह का घमंड कंगना रनौत में भी दिख रहा है। कंगना रनौत हिमाचल में मंडी से जब जीत के निकलती हैं तो वो एयरपोर्ट पर ऐसे व्यवहार करती हैं कि वो सांसद नहीं भगवान बन गई हैं। सांसद जनता का सेवक होता है, उसका प्रतिनिधि होता है, ना कि वो मालिक होता है। तो मालिक समझने की भूल कर रही थी और लड़ गई जांच करने के दौरान। तमाम शब्द आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से दूसरा भी प्रतिक्रिया करेगा, कुछ अधिक भी हो जाती है। निश्चित रूप से जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन कहा जाता है बड़ों को अपनी इज्जत का ख्याल खुद रखना चाहिए। तो वही स्थिति है कि क्या वो बड़ी बन पाई हैं? तो शायद नहीं। तो नरेंद्र मोदी को वैसे ऐसी ही शिक्षा मंत्री की जरूरत भी है, जो बताए कि देश 1947 में नहीं 2014 में आजाद हुआ था, जो बताए कि देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कोई और था, जो बताए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति वाला है। यदि इतने ज्ञान वाली बनेगी तो अच्छा रहेगा, कम से कम नीट का पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक का तो बिल्कुल रिकॉर्ड है। और उसी रिकॉर्ड में जिसकी लड़ाई, जिसके इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही थी,
उसी लड़ाई के तहत यह बताया गया था कि जो भी बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से लीक हो रहे हैं, हजारों बच्चों के पूरे नंबर आ रहे हैं, एक ही सेंटर के बच्चे टॉप कर रहे हैं, सारे के बराबर बराबर नंबर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, संभव भी नहीं। तो आखिर वो नंबर कैसे मिल गए जो नंबर मिल ही नहीं सकते थे? तो ये अपने आप में बताता है किस तरह घोटाला, बच्चों के भविष्य से घोटाला हुआ। इसके खिलाफ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी के विश्वविद्यालय के गेट पर तमाम स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं अपने उस प्रतिनिधि से जो आज देश का प्रधानमंत्री है कि बताइए हमारे भविष्य से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। जवाब नहीं है, हालत बिगड़ी हुई है, बनारस को धन्यवाद भी नहीं दे पा रहे कि तुमने हमें किस तरह की हालत में लाके खड़ा कर दिया। बहरहाल जो भी हो, तो आज जब ये हालात हो उस वक्त में अब जय श्री राम तो बोला नहीं जा रहा है, अब तो जय जगन्नाथ बोला जा रहा है। तो जय जगन्नाथ बोलने वाले यह भी नहीं बताते हैं कि बच्चे क्या करें। समझ सकते हैं आप, जब ऐसा होता है, मणिपुर में जब ये सब हो रहा था तब नहीं बोले थे, तमाम जगह आपदाएं आई तब नहीं बोले, अब क्या बोलेंगे? तो चलिए, बोलने का तो रहा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ टीडीपी हो, जेडीयू हो, ये दोनों इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि हमें ईडी वाला मंत्रालय दीजिए, ईडी वाला मंत्रालय हम रखेंगे। अब ईडी वाले मंत्रालय के लिए मार हो रही है। ईडी वाला मंत्रालय चाहिए है, क्यों चाहिए? और भाजपा भी उस पर अड़ी हुई है कि नहीं, ये तो हम ही को चाहिए। बहरहाल ईडी का मंत्रालय किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो प्रधानमंत्री जाने, लेकिन इतना जरूर है कि ईडी ने जिन भ्रष्टाचारियों की संपत्तियां जब्त की थी उनके मुताबिक वो अब रिलीज होना शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि अब आते ही भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई के नाम पर यह होता है कि 180 करोड़ रुपए की प्रफुल्ल पटेल की जो संपत्ति भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के कारण जब्त की गई थी वो ईडी ने छोड़ दी और उनका केस भी खत्म कर दिया। यानी आप समझिए कि ईडी का ट्रिब्यूनल अब फैसले भ्रष्टाचारियों के पक्ष में देने लगा है। मैं नहीं कहता हूं, भ्रष्टाचारी वही कहते थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा था भ्रष्टाचारियों पर तेजी से कार्रवाई होगी, तो यह कार्रवाई हो रही है कि उन्हें छोड़ने की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि वो उनके साथ खड़े। इसके पहले हमने देखा कि किस तरीके से अजीत पवार की पत्नी और अजीत पवार के कई हजार करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। तो क्लीन चिट देने की, अब भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट देने की कार्रवाई हो रही, इससे आप समझ सकते हैं यह चल रहा है। तो दूसरी तरफ ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको जब जरूरत पड़ी हर समय नवीन पटनायक उनके साथ खड़े रहे। उन्हीं नवीन पटनायक की पार्टी में तोड़फोड़ शुरू हो गई है और किस तरीके से उसे खत्म कर दिया जाए। अभी वो जीरो पे पहुंच गई है और स्थिति है अब जो वो जर्जर जितनी भी बची है उसे कैसे काबिज हो लिया जाए, उसे कब्जा कर लिया जाए, इसका खेल हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह एक तरीका है। उसी तरीके से बीआरएस को कब्जा करने का खेल चल रहा है कि बीआरएस, वही बीआरएस, उसने साथ दिया है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का। क्यों? क्योंकि बीआरएस चीफ की बेटी कविता ईडी की कस्टडी में, और जब ईडी की कस्टडी में हो तो समझ सकते हैं बचने के लिए बीआरएस ने यह खेल किया कि जो उन्होंने जैसे चाहा वैसे प्रत्याशी उतारे, जिसका नतीजा हुआ कि उनकी सीटें तो बढ़ गई लेकिन बीआरएस खत्म हो गई।
तो बीआरएस को खत्म किया गया। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि वाईएसआर रेड्डी की जो पार्टी है, जगन रेड्डी जिसके मुख्यमंत्री थे, उनके तमाम सांसद थे, लेकिन उन जगन रेड्डी ने जो हर बार साथ दिया नरेंद्र मोदी का, उसका नतीजा यह हुआ कि नरेंद्र मोदी ने पहले उन्हीं की मदद लेकर के टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू को जेल में डलवाया, उनकी कंपनी को बर्बाद किया। नतीजा यह हुआ वो गर्त में चली गई। अब वो उनके साथ है, तो उनकी कंपनी ने 858 करोड़ रुपया 4 दिन में कमा लिए, 858 करोड़। और स्थिति ये हुई कि 850 करोड़ से अधिक की कमाने के बाद में अब वो गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में भी कैसे सेंध लगाई जाएगी, इसके लिए काम शुरू हो चुका है। इसके लिए जो संघ की वो शाखा है जो इस तरीके से सेंध लगाती है, चूहे का काम करती है बिल बनाने का, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। तभी उनका बेटा पूछ रहा है, ये पेगासस के जरिए मेरे परिवार पे जो जासूसी हो रही थी वो कौन करा रहा था? जगन रेड्डी करा रहे थे या नरेंद्र मोदी करा रहे? तो आप समझ सकते हैं अब यह भी खेल चल रहा है। चलिए, ये सारे खेल जब चल रहे हैं, उसी समय अब कौन लड़ेगा नरेंद्र मोदी से? क्या सब फिर ईडी से डर जाएंगे, सीबीआई से डर जाएंगे, इनकम टैक्स से डर जाएंगे? नहीं, शायद नहीं डरेंगे। और न डरने वाले जो नेता हैं आज खड़े हैं डटकर, उनकी अगुवाई राहुल गांधी करते हैं। इसीलिए सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में आज यह प्रस्ताव पास किया गया कि नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राहुल गांधी को बनाया जाए, और राहुल गांधी को उनसे आग्रह किया गया कि वो यह पद संभाले। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा। नेता प्रतिपक्ष कोई लाभ का पद नहीं है, वो लड़ने का पद है। कौन लड़ सकता है? नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल करके उनसे सवाल कर सकता है, और हर उस मीटिंग में जिसमें नरेंद्र मोदी होंगे और नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी होता है, उसमें राहुल गांधी होंगे। तब नरेंद्र मोदी मनमानी करेंगे कैसे? और करेंगे तो राहुल गांधी उसका जवाब कैसे देंगे? जी हां, जिन राहुल गांधी के नाम से वो भागते थे, जिन्हें पूछ रहे थे कौन राहुल, वही राहुल अब उनके आंखों में आंख ही नहीं डालेंगे, हलक में भी हाथ डालेंगे। और राहुल गांधी जब बोलेंगे तो आवाज नहीं निकलती। आप देखते हैं राहुल गांधी जब वो बोलते हैं तो सदन में भी नहीं आते, उससे भी डरते हैं। कितना भागेंगे? यदि राहुल गांधी सदन में नेता प्रतिपक्ष होंगे तो सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, और राहुल गांधी की चिट्ठी का मायने होगा। और वो मायने इसलिए भी होगा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आने वाले दुनिया के सारे डेलीगेट्स, सारे जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सब डिप्लोमेट्स वो राहुल गांधी से आके मुलाकात करेंगे, और उन सवालों को उठाने की स्थिति होगी कि दुनिया में आखिर कौन है। यही नरेंद्र मोदी का डर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए परेशान है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष न बने। इसकी साजिश रची जा रही। हालांकि अब चाहे जितनी साजिश रच ली, यदि कांग्रेस पार्टी चिट्ठी भेज देगी तो सुनना पड़ेगा, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए एक और साजिश रची जा रही कि कैसे एक और तीसरा मंच बना करके उससे ज्यादा की स्थिति पैदा कर दी जाए और चिट्ठी दिला दी जाए कि नेता प्रतिपक्ष तो ये। इस खेल का भी हो रहा है, तो उस साजिश से बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इधर राहुल गांधी जिस तरीके से आक्रामक है, लगातार आक्रामक है,
वह बताता है कि अब मोदी के लिए आसान नहीं। कांग्रेस पार्टी ने एक एक जो स्टॉक मार्केट का घोटाला हुआ है पिछले एक हफ्ते में, उसका पूरा ब्यौरा निकाल लिया है और उसको लेके तैयारी कर ली है कि जिस दिन सदन बैठेगा उसी दिन से नरेंद्र मोदी पे शुरू हो जाएगा कि क्या कर रहे हो, ये 30 लाख करोड़ रुपए किसके हैं, कैसे गए, और इसमें अमित शाह या दूसरे और आपके लोगों के क्या हाथ हैं। परेशान है भाजपा। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी को गांव के साथ साथ शहरों में भी काम करना है, और यही नहीं 365 दिन 24 घंटे काम करना है, अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करना है और उनको भी सम्मान देना है, उनसे भी सम्मान लेना है और जनता की लड़ाई करनी है। खुद को छोड़ करके जनता के लिए लड़ने की तैयारी करने की जरूरत है। तो इस बात को लेकर के वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि अब राहुल गांधी डरावने हो चले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। उनकी एनडीए सरकार अब यह कैसे जवाब देगी कि आखिर चंद्रबाबू नायडू कैसे जवाब देंगे, आखिर एकदम से उनके शेयर क्यों चढ़ गए, क्या ऐसा एकदम से उत्पादन हो गया, मार्केट का खेल क्या है। और अर्थव्यवस्था के नाम पर जो नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, तो हिंदुस्तान के कोर सेक्टर जब बर्बाद हो रहा है उस वक्त में आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही। अर्थव्यवस्था ऊपर नहीं जा रही है, देश का सारा जो कोर सेक्टर है वो बर्बादी में है। सिर्फ शेयर मार्केट के दिखावे का वो आपको दिखाई दे रहा है, उसके कारण आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। वास्तविक अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। इन सब पे चर्चा कौन कर पाएगा, जिसे उसका ज्ञान हो। खुद ज्ञान नरेंद्र मोदी को तो है नहीं, उन्हें तो बनियागिरी आती है। लेकिन राहुल गांधी चूंकि इकोनॉमी से लेके सारी चीजें समझते हैं और दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट उनके दोस्त हैं, इसलिए डर लगता है। क्योंकि राहुल गांधी ने यदि पकड़ लिया तो बचने वाले नहीं है नरेंद्र, इसलिए वो घबराए घूम रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही कि राहुल गांधी ना हो। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी, वो अपना काम कर रहे हैं और जैसे करना है वैसे ही करना है। तो अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी की दीदी, नहीं उनकी दीदी नहीं है, दीदी तो अमेठी वालों ने की बन गई थी, जबरदस्ती बन गई थी, अब उनका क्या होगा, और नरेंद्र मोदी की नई चहेती का क्या होगा, और क्या होगा उन लोगों का जिन्होंने नोट कमाए। और नरेंद्र मोदी जब हर कमेटी में बैठेंगे राहुल गांधी के साथ, तो राहुल गांधी के सवाल उन्हें परेशान कितना करेंगे, यह सब तो अब इंतजार करिए, बड़ा मजेदार खेल होने वाला है। जय